Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself प्रियंका सरकार और आज का जो मोटिवेशन वीडियो है वो एक इस टॉपिक पर बेस्ड है अबाउट द पास्ट फेलियर, जो भी पास्ट में फेलियर्स आते हैं एंड प्रेजेंट में कैसे उसकी हम कंटिन्यूटी कर सकें, कैसे हम फिर से स्टार्ट हो सकें, कैसे हम फिर से री स्टार्ट कर सकें खुद को एंड अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि ये एक मेरे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था एंड बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाई हूँ. सो आई होप दिस वीडियो कैन हेल्प हिम. सो बेसिकली वो बोला था कि पास्ट का रिग्रेट, आई रियली डोंट थिंक कि पास्ट का जो फेलियर है वो पास्ट का रिग्रेट हो सकता है. पास्ट का फेलियर कभी भी पास्ट का रिग्रेट नहीं होता है. आपने जो गलती की इसकी वजह से आप फेल हुए. सो वो फेलियर कहीं ना कहीं आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है. आप उसमें से सीख सकते हैं कि व्हाट मिस्टेक यू हैव डन. उसमें कोई रिग्रेट की तो बात है ही नहीं. आप उसमें से पॉइंट आउट कीजिए कि आपने कौन सी चीज़ उसमें नहीं डाली थी जिसके वजह से आप फेल हुए हैं. फेल होना बड़ी बात नहीं है. फेल होने के बाद में आप क्यों फेल हुए हैं उस क्यों को अपने आप से ज़रूर पूछना, और उस क्यों का सल्यूशन जो तुम्हें मिलेगा वही तुम्हें सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा. यू ओनली आस्क क्यों फेल हुए, तो उस क्यों से आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या कमियां थी, ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो आपने नहीं किया, और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसको सुधार सको. आप उसको जब सुधार सकोगे, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो प्रेजेंट में आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उस गलतियों को सुधारिए, तो इन फ्यूचर आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी. ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस. और ज़रूरी नहीं है कि किसी आप में से किसी एक के फ्रेंड को 1 साल में ही सक्सेस मिल गया तो आपको भी 1 साल में ही मिल जाए. हेंस अगर फेलियर 4 बार भी आ रहा है, थकना तब तक नहीं है जब तक सक्सेस मिल ना जाए. तब तक नहीं थकना है जब तक सक्सेस मिल ना जाए. लेकिन हाँ, फॉर अ कैंडिडेट क्या होता है कि हमेशा एग्ज़ाम्स देते रहना ये भी पॉसिबल नहीं होता है. ऑल्दो नीट के लिए कोई लिमिटेड एज नहीं है, पर फिर भी ड्रॉप पे ड्रॉप लेने के लिए एक नर्वसनेस आ जाता है. तो नर्वसनेस आने ही नहीं देना है. नर्वसनेस आने ही नहीं देना है. आपको ड्रॉप लेना ही नहीं है. आप इंटर के बाद में ग्रेजुएशन कंटिन्यू कीजिए. किसी भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आप अपने ग्रेजुएशन कंटिन्यू कीजिए. तो आपके दिमाग में क्या होगा कि एक जो होता है ना, एक जो डर होता है कि मेरा ईयर बर्बाद चला गया, वो डर नहीं होगा. आई डोंट थिंक कितने लोगों को ये पॉजिटिव लगेगा, बट जिन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें ड्रॉप ईयर की वजह से टेंशन हो रहा है, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ड्रॉप लेना ही नहीं है. फिर अगर आपको ड्रॉप से परेशानी है तो आप बिना ड्रॉप लिए भी नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं. आप सिंपली एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से ग्रेजुएशन कीजिए. आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उस सब्जेक्ट से कीजिए. आपका ईयर तो बर्बाद हुआ नहीं, क्योंकि आप तो साइड में ग्रेजुएशन कर ही रहे हो. और उसके बाद में आप 50% टाइम ऑफ द डे या 60% टाइम ऑफ द डे नीट के प्रिपरेशंस को देते रहिए. इसके बाद में क्या होगा कि व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द नीट एग्ज़ाम, तो आपके अंदर टेंशन नहीं होगा, बिकॉज आपको पता होगा ऑलरेडी एक चीज़ आपके हाथ में है. आपका ईयर भी बर्बाद नहीं हुआ है. सो आप उस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के नहीं दे रहे होगे, आप उसको लाइटली दे रहे होगे. एंड एट दैट टाइम वैसे करते करते अगर होना होगा तो यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल विदाउट वेस्टिंग योर ईयर. एंड आई थिंक ये सही भी रहेगा, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कोई उम्र नहीं होता. एजुकेशन का कोई उम्र नहीं है, नॉलेज गेनिंग का कोई उम्र नहीं है. तो आपको तब तक लगे रहना है उसमें जब तक मिल नहीं जाता. और अगर आपको लगता है कि इफ़ इट टेक्स अप 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, तो फिर उस मोमेंट पे स्टार्टअप करना, MBBS स्टार्टअप करना, फिर कंप्लीट करना, फिर जॉब लेना, फिर तो पैसा कमाते कमाते हमारा 35 ईयर्स आ जाएगा. तो किसने कहा आपको पैसा कमाने के लिए मेडिकल की डिग्री की इंतज़ार करने के लिए. मेडिकल की डिग्री अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत रॉन्ग डायरेक्शन पर हैं, क्योंकि मेडिकल की डिग्री पैसा तो देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो कोई चीज़ देता है तो वह है नॉलेज. आपके अंदर MBBS की जो पढ़ाई है, जो किताब है, जो उसके नॉलेज है, उसको सीखने का भूख होना चाहिए. अगर वो सीखने का भूख आपके अंदर है ना, तो आप 30 साल तक भी इंतज़ार कर सकते हैं. आपको सिर्फ नॉलेज से मतलब होना चाहिए कि हमें वो नॉलेज चाहिए, हमें वो एजुकेशन चाहिए, वो किताबों को पढ़ करके जो मज़ा आता है हमें वो मज़ा चाहिए. वो जिसके अंदर होगा वो इंसान कभी नहीं हारेगा. अब बात ये है कि देयर इज़ नो फ्री फूड इन दिस वर्ल्ड. आप कहीं भी जाओगे आपको फ्री में खाना नहीं मिलेगा.
आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और एक ऐसा टाइम आता है व्हेन यू हैव टू अर्न, राइट। तो फिर आप बोलोगे कि फिर इतना उस कंडीशन पे तो हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि 5 साल 6 साल तक करते जाओ एंड देन कंप्लीट करो, फिर कमाओ एंड 35-40 को हमें सैलरी मिले, इतना तो वेट नहीं कर सकते। तो वेट करना भी नहीं है, आप साइड में कुछ स्टार्ट कर लीजिए। आपको अगर नॉलेज गेन MBBS का ही करना है तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, और आप साइड में कुछ स्टार्ट कर लीजिए। वो साइड वाली चीज़ तो चीज़ चलेगी आपकी इंटर के बाद, तो आप उसके लिए साइड में इंटर के बाद जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, आप कोई भी सोर्स से आपका कोई तो टैलेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान में कोई टैलेंट नहीं होता है, कोई ना कोई तो टैलेंट होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा। आप उस सब्जेक्ट को लेकर के उसको अर्निंग मनी तक लेकर के आ जाइए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप कोई जूनियर सेक्शंस में कहीं पार्ट टाइम ज्वाइन कर लीजिए, आप बीएड करके कंटिन्यू कर लीजिए, आप मास्टर डिग्री करके कंटिन्यू कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। आपको अर्न करना है ना, आपको अर्न करना है। अर्न करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। जो डॉक्टर्स बन नहीं पाते सपोज़, क्या उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है? उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है नीट क्लियर करने में, तो आप उस सेकंड ऑप्शन को जिसमें आपका टैलेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इट इज़ ग्रेजुएशन ओनली, अगर आपका कोई दूसरा चीज़ से भी इंटरेस्ट है, आपका कोई ऐसा हॉबी जो अर्निंग आपको दे सकता है, राइट, आपका कोई भी हॉबी जो आपका बहुत अच्छा हो एंड वो आपको अर्निंग दे सकता है, बिकॉज यू आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से अर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। तो उस अर्निंग के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं उस बोल रही हूँ साइड में उसको रखने के लिए आप उस पार्ट टाइम में उसको अप्लाई कीजिए। आई एम डैम श्योर आपका खुद का खर्चा, उससे इतना पैसा आपका आ जाएगा कि आप जो है अपनी नीड कम से कम पूरा कर लें, और ये टेंशन आपके दिमाग में से सो आप उस चीज़ को अपने अर्निंग का सोर्स बनाइए। जब वो चीज़ आपके अर्निंग का सोर्स बनेगा, वो कम से कम आपका नीड, आपका डिमांड तो पूरा करेगा। जिसके वजह से MBBS छोड़ देते हैं, इतना बड़ा सपना जिसके वजह से आप लोग छोड़ देते हैं कि भाई बहुत लेट हो जाएगा और हम अर्न नहीं कर पाएंगे। अर्निंग के लिए उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड में अपने कोई भी टैलेंट से जिससे आप अर्न कर सकते हैं, आप साइड में पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। एंड यस, वो इनकम थोड़ा सा कम ज़रूर होगा, लेकिन इतना है कि आपका डिमांड, आपका जो खुद का नीड है, वो नीड उससे पूरा हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो इससे होगा ये कि आपके अंदर टेंशन नहीं रहा अब अर्निंग का, और अब आप MBBS को किसी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं होंगे। फिर कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी उम्र हो जाए, आप उसको साइड में कंटिन्यू रखते हुए तब तक कंटिन्यू रख सक पाएंगे जब तक आप उसको क्लियर ना कर लें, एंड देन डेफिनेटली यू विल क्लियर। एंड व्हेन यू विल क्लियर तो डेफिनेटली आपको वो नॉलेज फिर आपसे कोई नहीं छीन सकता। फिर आपको वो नॉलेज तो मिलना ही है, फिर आप उसके नॉलेज गेन कर पाएंगे, आप उसके नॉलेज एटलीस्ट गेन कर पाएंगे, एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। और फिर उसमें उम्र कितनी हो जाएगी इट डजंट मैटर, क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। फिर उसमें उम्र कितनी होगी इट डजंट मैटर। और अगर सपोज़ किसी का वो कंप्लीट होने के बाद में एक बहुत अच्छा डॉक्टर वो बन गए हैं, तो फिर तो उम्र वैसे भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपके क्लिनिक पे जब लोग आएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना साल ट्राई किए थे और फिर डॉक्टर बने थे। एग्जैक्टली। एक सीनियर जो दीदी है, वो अभी सी इज़ इन एम्स पटना, उनका 5th अटैम्प्ट में हुआ था। अभी वो एम्स पटना की डॉक्टर है। अभी उनके पेशेंट्स जब आते होंगे तो उनसे ये नहीं पूछते होंगे कि आपका कितना अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। एक अभी हाल में ही एक स्टूडेंट को मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने 10 ईयर यानी 10th अटैम्प्ट में उन्होंने MBBS क्लियर किया, और वो भी एम्स से, कोई कॉलेज था एम्स का, वहाँ से। अब वो जब चाहे कितने भी एज में डॉक्टर बन जाएं, एटलीस्ट उनके मरने के टाइम ये तो रहेगा ना कि मैंने MBBS की पढ़ाई करनी थी तो मैंने कर लिया। जिस दिन उनका डेथ हुआ, जिस दिन वो मरेंगे, उस दिन उनके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे MBBS करना था और मैंने किया। और मरने के बाद भी एटलीस्ट लोग उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा के बोलेंगे कि डॉक्टर XYZ का डेथ हुआ। और ये चीज़ आई थिंक कोई इंसान की जब डेथ हो तो ये उसके लिए सबसे खुशी की बात होती है कि वो अपने सपना को पूरा करके मर रहा है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अपने सपनों को मरने मत दो कभी भी, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, टीचर्स भी शायद आपसे होप छोड़ दे, लेकिन टीचर 24/7 आपके साथ नहीं रह रहा है, राइट। टीचर उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं उन बच्चों से जिनके मार्क्स नहीं आते हैं, राइट।
टीचर, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके मार्क्स आते हैं, उनको सिर्फ वो बच्चा हाईलाइटेड दिखता है कि भाई ये बच्चा निकाल लेगा, ये बच्चा इसके ऊपर फोकस करो, ये निकाल लेगा। जो मार्क्स नहीं ला रहा इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा नहीं मार्क्स ला रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, ये ज़रूरी नहीं। और जो बच्चा मार्क्स ला रहा है वही पढ़ रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं। इसीलिए अगर कोई XYZ, कोई टीचर, कोई पड़ोसी, कोई अड़ोसी, कोई भी अगर ये सोच रहा है या अगर इस वजह से तुमसे बात करना बंद कर दे या तुम्हें अवॉइड किया है कि तुम्हारा कभी टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आया, इसका मतलब तुम पढ़ते ही नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो भाड़ में जाए वो लोग। क्योंकि सिर्फ तुमको ये पता है कि तुम कितना पढ़े थे, तुमको ये चीज़ पता है कि भाई तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आया। और अगर तुमने पढ़ाई की है, सच्चे दिल से की है, उसके बाद भी तुम्हारा नहीं आया कोई दूसरे रीजन्स की वजह से ना, तो कभी ना कभी वो मार्क्स, वो मेहनत, वो हार्डवर्क ज़रूर उस क्वेश्चन सीट के आंसर की पे हाईलाइट हो रहा होगा, ये लिख के ले लो। और उस दिन वही टीचर, वही पड़ोसी, वही अड़ोसी तुम्हारे पीछे चप्पल घसीट करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। उस दिन तुम उन्हें नेग्लेक्ट करना, एंड आई एम टेलिंग यू, तुम उन्हें पहचानने से इनकार कर देना। तो इसीलिए सेकेंडरी चीज़ों पे ध्यान मत दो। बाकी जो दुनिया है ना, वो आपको 24/7 नहीं देख रही है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप खुद अपने आप को देख रहे हो। आपके पेरेंट्स, आपके भगवान आपको देख रहे हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए उनका जो ओपिनियन है आपको लेकर के, वो ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको मेहनत करते हुए, और उनका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा था, भले उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, भले उसका मार्क्स नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा मेरा पढ़ रहा था। एंड दैट इज़ द ओनलीस्ट रीज़न कि आपके फेल्योर पे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे। आपके माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, आपके भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इन तीन इंसान को, आपके फादर, आपके मदर और आपके भगवान, इस तीन इंसान को ये चीज़ पता होता है कि हाँ बच्चा वाकई में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसलिए अगर आप पढ़े थे तो आप कंटिन्यू रखिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। किसी टीचर के कुछ सोचने से, उनके सपोर्ट करना बंद करने से, या उनका कोई भी सोच को चिपकाने से कि भाई तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आया, उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और उस पर फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, उस टीचर का ओपिनियन मिनटों में चेंज हो जाएगा। वैसे लोगों को चेंज होने में वक्त नहीं लगता है। तो ऐसे लोग जो सोचो तुम्हारे मार्क्स जिनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि तुम्हारे कम मार्क्स की वजह से उनका अटेंशन ही तुम्हारे ऊपर नहीं आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हार्डवर्क को देखा ही नहीं। जो इंसान तुम्हारे हार्डवर्क को, तुम्हारे डेडिकेशन को, तुम्हारे मार्क्स के सामने नेग्लेक्ट करके तुम्हें कुचल करके चला गया, उस इंसान के लिए अपना सपना तोड़ देना, इट्स वेरी बैड। जब भी तुम्हें उस इंसान के लिए रुकने का मन करे, कभी ये भी सोच लेना कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भगवान वो तो हमारे साथ हैं, और जो साथ है उसके लिए सपना को रहने देना इज़ इम्पॉर्टेंट देन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिन्होंने साथ छोड़ा। जिसने साथ छोड़ा उसके लिए सपना छोड़ देना, सपना चेंज कर लेना, ये कहीं का भी बात नहीं है। सो आई होप जिन्होंने भी मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि अबाउट द फेलियर्स, अबाउट द ड्रॉप ईयर्स, जो उन्हें टेंशन दे रहा है वो क्या करें, तो मेरा तो सजेशन यही है कि वो यही करें, क्योंकि मैं खुद भी यही कर रही हूँ। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग देम टू कंटिन्यू तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारे पेशेंट्स जो तुम्हें चेक कराने आएंगे, वो तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा कितने साल में नीट क्लियर हुआ था, वो सिंपली ये देखेंगे कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। और अगर तुमने कितना भी लेट क्वालिफाई किया, कितना भी लेट तुम डॉक्टर बने, 40 साल में क्यों ना तुम बन गए, लेकिन 10 साल भी अगर तुम एक अच्छा डॉक्टर बन के ट्रीट कर दिए, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जो कोई इंसान शायद 30-40 साल जॉब करके भी वो जो लेवल ऑफ सक्सेस है वो नहीं पाएगा। अगर किसी इंसान को सक्सेस होना है और हाइट तक पहुंचना है ना, तो वो इंसान वो पैसा, वो शोहरत, वो नेम, वो फेम 10 साल में भी कमा सकता है, जो बाकी इंसान 40 साल में भी ना कमा पाए। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम 40 साल में डॉक्टर बनेंगे तो हम कितना कमाएंगे। आप 40 साल में डॉक्टर बने, 45 साल में डॉक्टर बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डॉक्टर बने हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डॉक्टर बनना था, आप डॉक्टर बने हैं। चाहे आप 40 में बने, 45 में बने, 50 में बने, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बनना था, आप बने हैं, आप रुके नहीं हैं दुनिया के लिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपकी जब डेथ होगी तो आपके नाम के आगे बोला जाएगा डॉक्टर XYZ की डेथ होगी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको वो दो चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है, और ये रखना है दिमाग में कि हम किसी भी उम्र में डॉक्टर क्यों ना बन जाएं,
हम 5 साल 10 साल 3 साल भी डॉक्टरी करेंगे अपने मरने से पहले, लेकिन उसमें हम इतना नाम कमा जाएंगे कि कोई इंसान 30 साल में भी उतना नहीं कमाया होगा। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।